प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने राजस्थान की जनजातियों के बारे में बात की थी। आज हम राजस्थान में जो प्रमुख जनजाति है भील, उसके बारे में बात करेंगे। यह जो भील जनजाति है, इसका बहुत प्राचीन इतिहास है। ऐसा माना जाता है कि आर्यों के भारत आगमन से पूर्व ही भील लोग अरावली पर्वतमाला में निवास करते थे। इन्हें भारत की प्राचीनतम जनजातियों में गिना जाता है और संस्कृत साहित्य में निषाद जाति का जो उल्लेख मिलता है उसका अर्थ भी भील से ही है। तो इसलिए भील के बारे में अनेक पौराणिक गाथाएं मिलती हैं, जिसमें यह भी कहा जाता है कि ये लोग जो शिव की एक पत्नी के रूप में उनकी जो कई संतानें हुई हैं, उनमें से कोई एक काली और भद्दी संतान थी। उस संतान ने महादेव के बैल नंदी की हत्या कर दी थी, तो उसको बहिष्कृत कर दिया गया था। उस बहिष्कृत व्यक्ति की संतानें ही आगे चलकर भील कहलाई। ऐसी किंवदंतियाँ हैं, ऐसी पौराणिक गाथाएं हैं। भील शब्द ग्रामीण भाषा के बील या बीलू शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है धनुष। भीलों द्वारा धनुष धारण करने के कारण ही इनको भील कहा जाता है। कई लोग भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के बीद शब्द से भी मानते हैं। तो अनेक अर्थों में भील का प्रयोग किया जाता है। राजपूतों के शासन से पूर्व राजस्थान में अनेक स्थानों पर भीलों का शासन भी था, जिसको कि हम पहले से भी बताया गया कि भील जो जनजाति है ये काफ़ी प्रभावशाली जनजाति है। इसकी कई शाखाएं हैं, जैसे डोंगरी भील जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, डोंगरी भील, डोली भील, मेवासी भील, रावल भील, टाडवी भील आदि। अन्य लोगों के संपर्क के कारण भीलों की वर्ण संकर जनजातियां भी बन गईं। भील और मीणा के मिश्रण से भील मीणा जनजाति व भील और गरासियों के मिश्रण से भील गरासिया जनजाति बनी। ऐसा माना जाता है कि गरासिया जनजाति राजपूत पुरुष एवं भील स्त्री से उत्पन्न हुई हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि भील जनजाति की जो शाखाएं हैं वह भी बहुत तरीक़ों से और बहुत रूप में फैली भी हैं। भीलों द्वारा जो कार्य किए गए हैं, अगर उन कार्यों की अपन बात करते हैं तो वो कार्य हैं कि इन्होंने जो पहले भी जैसे मैंने बताया कि वो शासन भी करते थे, तो वो एक प्रभावशाली अपना स्थान रखते थे। गांव की चौकीदारी का कार्य करते थे, जंगल में मार्ग बताने का कार्य करते थे और बदले में टैक्स वसूल करते थे। इनको जंगल में चौकीदारी करने के कारण से इनको वन पुत्र की भी संज्ञा दी गई। तीर धनुष कमान इनकी प्रमुख जो पहचान है, इसलिए जो है वो इनका जो परंपरा या पारंपरिक रूप से उन धनुष बाण का वो सेवन, धनुष बाण को अपने साथ हमेशा रखते थे, तो इसलिए वो धनुधारी भी कहलाए। जहाँ तक शारीरिक रचना की बात है तो इनका कद जो है वो छोटा और मझला कद है। शरीर पतला है, सिर गोल है, नाक नीची है, त्वचा का रंग काला और भूरा है और बाल जो है वो लहरदार घुंघराले हैं। अगर अपन इनके निवास स्थान की बात करते हैं तो भील लोग प्रमुख रूप से पहाड़ी क्षेत्रों, नदियों और घाटियों में छितरे हुए रहते हैं। इनके छोटे छोटे गांव फाला कहलाते हैं। एक फाला के निवासी अक्सर एक ही गोत्र के होते हैं। प्रत्येक फाला एक आत्मनिर्भर इकाई होता है। कई फाला मिलकर एक पाल का निर्माण करते हैं और ये लोग बांस की झोपड़ियाँ अथवा मिट्टी के कच्चे घरों में रहते हैं। अधिकांशतः इनके निवास स्थान अपने खेतों के पास ही होते हैं, जिससे कि वो खेती की भी देखभाल करते रहते हैं। भोजन और वस्त्र की जहाँ तक बात है, ये लोग गेहूँ, जौ, मक्का, चावल का प्रयोग करते हैं। तीर चलाने एवं निशाना लगाने में तो भील लोग दक्ष ही होते हैं। जंगली जानवरों का शिकार भी करते हैं और उसका मांस भी खाते हैं। जंगली फल फूल और जड़ों का सेवन करते हैं। गुड़, चावल, महुआ की शराब बनाकर पीते हैं। महुआ का पेड़ इनके लिए वरदान है। संकट के समय में महुआ की कलियों एवं बीजों को खाकर भी ये अपना गुजारा कर लेते हैं। पुरुष, जहाँ तक इनके कपड़ों की बात है, धोती, अंगी और फेटा, पगड़ी बोलते हैं इसको, पहनते हैं। और स्त्री घाघरा, कब्जा, कांचली और लुगड़ी पहनती हैं। स्त्रियां नाक, कान, गले, हाथ व पाँव में चांदी, कांसे एवं पीतल के आभूषण पहनती हैं। त्योहारों एवं मेले के अवसर पर ये लोग रंग बिरंगी पोशाक पहनकर तैयार होते हैं। बहुत सुंदर दिखते भी हैं और अपना बहुत ध्यान रखते हैं। भाषा की जहाँ तक बात है, दक्षिणी राजस्थान के भील भीली और वागड़ी बोली बोलते हैं। भीली बोली पर मेवाड़ी भाषा का और वागड़ी पर गुजराती भाषा का प्रभाव है, क्योंकि ये उसी के क्षेत्र जो है वो आसपास ही है।
भीली बोली में कई गैर आर्य भाषा के भी शब्द हैं। इनमें से कुछ मुंडारी और द्रविड़ भाषा से भी लिए गए हैं। तो इस प्रकार से इनकी भाषा पर गुजराती और मेवाड़ी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। अगर इनके जो पारिवारिक संगठन की अगर बात करते हैं, सामाजिक संगठन की बात करते हैं, तो ये ज़्यादातर पितृसत्तात्मक और परिवार है। इनके जो पितृस्थानीय पितृसत्तात्मक परिवार हैं, घर जवाई की प्रथा है और परिवार में के बाद कुटुंब के मुखिया का प्रमुख स्थान रहता है। सामाजिक संगठन में जो आपस में जो है सहायता का भाव रखते हैं और ज़्यादातर जो लोग हैं वो एकाकी परिवार रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक परंपरा है कि आपस में एक दूसरे का ध्यान तो रखते ही हैं। कुटुंब के लोग अपने परिवारजनों की समय आने पर आर्थिक सहायता करते हैं। भीलों में यह प्रथा है कि जो ही पुत्र का विवाह होता है, पिता उसे पृथक स्थान बनाकर घर देता है और नवविवाहित जोड़ा पृथक परिवार बनाकर रहने लगता है, ताकि वह आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जाता है। इसीलिए भीलों में अधिकांशतः एकाकी परिवार ही पाए जाते हैं। जो कुटुंब है वो एक संयुक्त परिवार की तरह होता है और परिवार को संरक्षण प्रदान करता है। भीलों में गोत्र व्यवस्था भी पाई जाती है और जो गोत्र व्यवस्था है वो गोत्र व्यवस्था के रूप में जो आपस के जो वंशज हैं वो एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। इसलिए वो जो परिवार जो है, जहाँ तक इनकी जो विवाह की बात अगर देखें तो विवाह जो है भीलों में एक विवाह का चलन है। कुछ लोग बहुपत्नी विवाह भी करते हैं। गांव के मुखिया के एक से अधिक पत्नियां हो सकती हैं। एक से अधिक पत्नी रखना सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा का सूचक भी माना जाता है। तो जो कि पैसे से संपन्न है वो लोग 1 से 2 से 5 तक भी स्त्रियां रख सकते हैं। भील लोग गोत्र बहिर्विवाह का पालन करते हैं। एक पाल में रहने वाले एक ही गांव के लोग परस्पर विवाह नहीं करते। इन लोगों में देवर विवाह, विनिमय विवाह, क्रय विवाह, सेवा विवाह भी पाया जाता है। सहपलायन विवाह का भी चलन है। ये लोग परिवार से लड़की के चले जाने के कारण हर्जाने के रूप में वधु मूल्य भी ग्रहण करते हैं, जिसे दापा कहते हैं। वो स्त्री को आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं। इनमें हरण विवाह का भी चलन है। मेले या उत्सव के समय लड़की का अपहरण करके उससे विवाह कर लिया जाता है। विधवा एवं तलाक प्राप्त स्त्री नात्रा प्रथा द्वारा जो है पुनर्विवाह कर लेती है। पुनर्विवाह करने पर दूसरे पति को स्त्री के पहले वाले पति को कुछ रुपया देना होता है, जिसे वो झगड़ा कहते हैं। झगड़े की राशि दोनों पक्ष मिलकर तय करते हैं और यह राशि 300 रुपये से लेकर 900 रुपये तक हो सकती है। एक पुरुष अपने मृत भाई की पत्नी से भी विवाह कर सकता है। भीलों में तलाक का प्रचलन भी है। तलाक स्त्री एवं पुरुष दोनों दे सकते हैं। स्त्री के बांझ होने पर भी वह दूसरा विवाह कर सकता है। तलाक देने का जो तरीका है यह है कि स्त्री की साड़ी का पल्लू फाड़कर उसमें 1 रुपया बांधकर पुरुष के रिश्तेदार या पंच स्त्री को दे देते हैं। इसके बाद स्त्री पुनर्विवाह करने के लिए स्वतंत्र होती है और स्त्री द्वारा अगर तलाक लिया जाता है तो उसे वधु मूल्य लौटाना होता है। जहाँ तक अर्थव्यवस्था की बात है, अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान जनजाति है। पहले स्थानांतरित कृषि करते थे, जिसमें कि वो जो दापा कहलाती है और एक जो जगह होती है जहाँ पर वो कृषि करते हैं उसको जला देते हैं। उसके बाद उस जगह पर दोबारा से कृषि करते हैं। जंगल में वनों पर आधारित व्यवसाय है। जो भी जंगल में लकड़ी से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं उसको जो है वो वापस उसी से संबंधित कार्य करते हैं। शिकार व मछली पालन भी करते हैं। तो जिस जगह पर वो रहते हैं उसके आसपास जिस प्रकार का वातावरण होता है उस प्रकार का वो चीज़ें कर लेते हैं। मैक्सिमम लोग मजदूरी भी करते हैं। जड़ी बूटियों, फल फूल, लकड़ी, शहद, कत्था, गोंद, पत्ते और अन्य वस्तुएं बेचकर भी ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। सरकार ने जनजातियों के जंगल संबंधी अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे इन्हें कई बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो है बंधुआ मजदूरी आदि भी करते हैं। तो ये भी चीज़ जो है वो इनका, क्योंकि अर्थव्यवस्था बहुत संपन्न नहीं होती है, इसलिए इन लोगों में चोरी चकारी और ये वाली चीज़ें भी पाई जाती है। राजनीतिक संगठन की अगर बात करें तो भीलों का मुखिया होता है वो गोमती कहलाता है और वो जो गोमती है उसके पास जो है वो सारे पावर होती हैं। वंशानुगत होता है जो पिता से सबसे बड़े पुत्र को मिलता है।
गोमेती गांव के सबसे पुराने गोत्र या सबसे अधिक संख्या वाले गोत्र के परिवार का सदस्य होता है। गांव के झगड़े निपटाता है, उसके शब्दों का पूरा सम्मान किया जाता है और लोक प्रथाओं का पालन कर रहे हैं, यानी यह उसका प्रमुख कार्य होता है। इसके अलावा गोमती के बाद गांव का दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति भोपा या देवाली होता है, जो पुजारी एवं चिकित्सक का कार्य करता है। संकट के समय बीमारी, महामारी, बाढ़, अकाल आदि सभी गांव वाले उसके निर्देशों का पालन करते हैं। प्रत्येक गांव में एक भगत भी होता है जो धार्मिक संस्कारों को संपन्न कराता है। तो जब से पंचायती राज की स्थापना की गई, तब से प्रत्येक गांव में एक पंचायत की व्यवस्था की गई। प्रत्येक गांव पंचायत में एक सरपंच एवं कुछ पंच होते हैं, जिनका चुनाव सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। ग्राम पंचायत की स्थापना के बाद जनजातीय जो व्यवस्था है वो थोड़ी थोड़ी शिथिल हुई है। तो ये हम देखते हैं कि गांव में जो है चीज़ें हैं, वो चीज़ें गांव में राजनीतिक संगठन तो बन गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी समस्याएं खत्म नहीं हुई। धार्मिक और सांस्कृतिक में ये इन्होंने एक सुधार हेतु भगत आंदोलन भी चलाया गया। आधुनिकता के संपर्क में आने पर भीलों का वर्गीकरण कई प्रकार से कर लिया। उजले भील, मैले भील। तो ये जो उजले भील है, ये गांव में रहने वाले जो अपने आप को असली मानते हैं, और मैले भील जो है वो होते हैं जो कि शहरों में या अन्य जातियों के साथ रहते हैं। तो इनमें भी काफ़ी जो है वो इस प्रकार की बातें पाई जाती हैं कि हम लोग बड़े हैं या ये लोग बड़े हैं या ये छोटे हैं, इस प्रकार का इनमें ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। जहाँ तक धर्म और जादू की बात है, तो ये लोग इन सब चीज़ों को मानते हैं। ये कई अपने आत्मा में भी विश्वास करते हैं और इनकी कई प्रकार की सती माता, मारिया माता, बेरिया माता, काली माता, ओरिया माता, इन सब माताओं कर भी, धरती माता, और अब कहीं कहीं पर रामदेव और धर्मराज को भी मानते हैं। पीपल, तुलसी आदि पेड़ पौधों को पूजते हैं। कुछ भील अपनी उत्पत्ति पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से मानते हैं, तो ये टोटम के रूप में भी उनको प्रयोग करते हैं। नहीं तो ये जैसे कई लोग अपने को उस वंशज मानते हैं, जैसे जामुनिया भील जामुन से मानते हैं, मोरिया भील मोर पक्षी से मानते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें, ताबीज, गंडा, जंतर, डोरा, इन सब चीज़ों को ये मानते हैं। तो इनके इसलिए इन्होंने जो है इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की देखें तो ये कई प्रकार के आंदोलनों में भी इनका प्रमुख भाव दिखाई देता है। इनके प्रमुख जो प्रवर्तक है उसमें गोविंद गिरी और सरमल दास प्रमुख हैं। इसमें भी ये दो भागों में बढ़ जाते हैं, भगत और अभगत। भगत भील अपने को अभगत भीलों से ऊंचा मानते हैं, उनमें आपस में विवाह नहीं करते हैं। जो भगत भील होते हैं वो मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करते, शिकार नहीं करते। अभगत भील जो है उसके हाथ का भोजन नहीं करते हैं, नल का पानी नहीं पीते हैं, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, गणेश की स्थापना करते हैं, गुरु के दर्शन करते हैं। तो मीन्स ये है कि इनमें आपस में उजले भील, मैले भील, इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को कई बार बांट लिया है। और जो लोग अपने आप को असली मानते हैं और दूसरे को अपवित्र मानते हैं। कुल मिलाकर इनको देखें तो इनकी कृषि से संबंधित समस्याएं हैं, और यदि देखा जाए तो प्राचीन कृषि साधनों का प्रयोग करते हैं। अभी भी कृषि की वर्षा पर निर्भरता है, स्थानांतरित खेती है, सरकारी नीति से जीवन यापन इनका मतलब इनमें आपस में अवेयरनेस नहीं है, तो सरकारी इनको अपनी सुविधाओं का भी अभाव है। हिंदुओं की कुप्रथा इनमें अभी तक फैली हुई है, बाल विवाह, वधू मूल्य आदि। जो अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर है, बंधुआ मजदूरी की प्रथा है, अपनी आपस में वर्गीकरण कर लिया, तनाव है, चिकित्सा का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, पेयजल का अभाव है। तो कुल मिलाकर यदि देखें तो यहाँ पर जो भील लोग हैं इनमें अभी काफ़ी उसकी संभावना है कि ये लोग अपने आप को संभालें और आगे आने वाले सालों में अपना सुधार करें, ताकि जो है समाज में इनको सही दर्जा मिल सके। और जो सरकारी नीतियां हैं उनका प्रयोग करें, उन सरकारी नीतियों के अनुसार शिक्षा का प्रयोग करें। तो आप लोग ये देखोगे कि आप जब अपनी समस्याओं के बारे में लिखें तो उन समस्याओं के बारे में पूरा का पूरा विस्तार से वर्णन करें। थैंक यू वेरी मच।